नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की। सहारनपुर जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। आज फिर एक शख्स को गोली मार दी गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 3 सप्ताह में चौथी बार हुई जातिगत हिंसा योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई। सहारनपुर को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जहां इस जाति संघर्ष के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो सरकार मायावती पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रही। साथ ही विपक्षी दलों से सहयोग की अपील भी कर रही है। इस जातीय हिंसा को काबू में न कर पाने को लेकर अधिकारियों पर गाज भी गिरा दी गई। साथ ही पीड़ितों को मुआवजे का मरहम भी लगाया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर 20 दिनों के वक्त के बावजूद स्थिति को नियंत्रण में करने में शासन प्रशासन नाकाम क्यों साबित हो रहा है। सुलगते सहारनपुर के हालात का जिम्मेदार आखिर कौन है। कुछ उपद्रवियों के सामने हमारी पुलिस बौनी क्यों साबित होती नजर आ रही। अराजकता फैलाने वाले तत्व सरकारी मशीनरी पर हावी क्यों नजर आते हैं। आज लोकतंत्र में हम सहारनपुर के हालात पर चर्चा करेंगे। सहारनपुर के हालात करीब 3 सप्ताह के गुजर जाने के बावजूद सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। आज फिर एक शख्स को निशाना बनाते हुए उसे गोली मारी गई। हालात पर कंट्रोल होता न देख सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया। पीड़ितों को मुआवजा का मरहम लगाया गया। साथ ही विपक्षी दलों से अपील भी की जा रही है कि इस मसले पर सियासत छोड़ें, सहयोग करें। बावजूद इसके विरोधी दलों की ओर से इस जातीय हिंसा के लिए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नाकाम बताया जा रहा है। सहारनपुर सुलग रहा है। बीते 3 हफ्ते में चौथी बार हुई जातिगत हिंसा योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ठाकुरों और दलितों के बीच हिंसा का दौर अभी थमा नहीं है। बुधवार को भी जनकपुरी इलाके में एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया गया। उधर सहारनपुर के हालात को लेकर सियासत भी गर्म होती जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इलाके का दौरा कर सूबे की योगी सरकार को इस जातीय हिंसा का जिम्मेदार ठहराया, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात सामान्य हो रहे थे। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंची मायावती के दौरे के बाद हालात फिर बिगड़ गए। अमन और शांति स्थापित हुई थी, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहन मायावती जी वहां गई और उसके बाद फिर एक नौजवान की वहां हत्या हुई है। ये जो यहाँ पर वर्षों से जो क्षत्रियों में, दलितों में भाईचारा इधर पैदा था, तो यहाँ पर तो जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ के अधिकारियों का भी कम कसूर है। अधिकारी वही करते हैं, डीएम एसएसपी, जो सरकार का मुखिया कहता है। सहारनपुर में उपजे हालात को लेकर सरकार ने डीएम एनपी सिंह और एसएसपी एससी दुबे सहित कई अधिकारियों को हटा दिया। वहीं हालात काबू में करने के लिए गृह सचिव, एडीजी कानून व्यवस्था और आईजी एसटीएफ समेत कई आला अधिकारी सहारनपुर में डेरा जमाए। इस मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एडीजी और गृह सचिव के बीच इस जातीय हिंसा को काबू में करने को लेकर एक बैठक भी हुई, लेकिन हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए। सरकार अब विपक्षी दलों के साथ साथ लोगों से भी सहयोग की अपील कर रही है। जिले भर की बिगड़ रही हालत में पुलिस प्रशासन की क्षमता पर सवाल उठना लाजमी। महीने भर पहले ही तत्कालीन एसएसपी लव कुमार को एक बड़े बवाल के बाद सहारनपुर से हटाया गया था और एससी दुबे को जिम्मा दिया गया था, लेकिन अब एससी दुबे को भी हटा दिया गया। देखिए, हम लोगों ने कल रात से लेकर के आज तक अधिकारियों से बात किया है और कई प्रभावित गांव में भी जाकर के लोगों से बात किया है। तो जो हम लोगों का आकलन है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लोगों को विश्वास में लिया जा रहा है और जिनके मन में किसी भी प्रकार की आशंका या किसी तरह का जो है वो भ्रम है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। विरोधी दल इस सरकार की विफलता को मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहे हैं, तो बीजेपी सफाई देती नजर आ रही है। वहाँ पे सिचुएशन हो रही है, ये गंभीर है, इस पे हमें चिंता भी है और चिंता करते हुए इस पे हम तुरंत कार्रवाई भी जो करनी चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से अपील भी करी है शांति की, और विपक्ष के लोगों से भी अपील करी है कि इसमें सहयोग करें। ये अपने आप में एक समाज में गलत संदेश दे रहा है
और इससे समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा हो रही है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी दलित उत्थान की बात करते हैं, दलितों के भाजपा के लोगों को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो इसको अगर नहीं रोका गया तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। दलितों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी हर कदम उठाए। भारतीय जनता पार्टी की जब से वहां सरकार आई है, दलितों का और गरीब लोगों का दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण सहारनपुर है। वहां पर उनके जाने से इसका जो तनाव बढ़ा है, वो सरकार की जो काम करने के तौर तरीके हैं, उनकी जो लापरवाही है, जो उनका चुस्त प्रशासन नहीं है, उन वजहों से बढ़ रहा है। 20 दिन से दंगों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है मानो इसमें कोई लगातार घी डालने का काम कर रहा है। क्या ये घी राजनीतिक है? क्या जातिगत तत्व सरकारी मशीनरी से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहे हैं? क्या उपद्रवियों के सामने हमारी पुलिस बौनी है? सारे आला अधिकारियों के सहारनपुर में होने के बावजूद बुधवार को भी आखिर गोली कैसे चली? ये तमाम सवाल मौजूदा सरकार से पूछे जा रहे हैं। लेकिन संकल्प पत्र में सुशासन के ख्वाब दिखाने वाली सरकार के पास आज की तारीख में भी सहारनपुर के पीड़ितों के लिए कोई मरहम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो सहारनपुर जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। आज फिर एक शख्स को गोली मार दी गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। पिछले 3 सप्ताह में चौथी बार हुई जातिगत हिंसा योगी सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से सहयोग की अपील भी की जा रही है और अधिकारियों के तबादले भी किए जा रहे हैं, मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि हालात आज भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आखिर सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा का जिम्मेदार कौन है और कैसे सरकार को निपटना होगा इस संघर्ष से, इस पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 2 खास मेहमान हैं। दिनेश सिंह जी हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार भाटी हैं, जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लखनऊ से 4 खास मेहमान हैं। कैप्टन द्विवेदी जी हैं, आप रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उमेद सिंह जी हैं, प्रवक्ता है बहुजन समाज पार्टी के। साथ ही आनंद लाल बनर्जी हैं, आप पूर्व DGP उत्तर प्रदेश हैं। और श्रीधर पाठक जी हैं, आप रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत दिनेश सिंह जी आपसे ही मैं करना चाहूंगा। जी, क्या हो रहा है सहारनपुर में? अब तक स्थिति नियंत्रण में क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, जो भी हो रहा है उसको आप ठीक नहीं कह सकते हैं। हम ही नहीं, किसी भी पार्टी और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि सहारनपुर में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और कोई भी ये सरकार नहीं चाहती है, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की और योगी की सरकार तो एक कतई नहीं चाहती है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी जनपद में हालात बिगड़े। और हालात वहां जरूर बिगड़े थे, लेकिन वो हालात सामान्य हो रहे थे। लेकिन अभी आप कुछ कह रहे थे ना कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हालात को सामान्य नहीं होने देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और इस सरकार की जिम्मेदारी होती है, और हम ये कह के अपनी जिम्मेदारी से वंचित नहीं हो सकते हैं। निश्चित तौर पर हम हमारी जिम्मेदारियों को, हमारी सरकार की जिम्मेदारियों का एहसास है। ऐसे जो तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर आप देख रहे हो तो ये पहली बार हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई। वहां पर आप देखिए, गृह सचिव हैं, ADG कानून व्यवस्था है, IG STF हैं, ऐसे तमाम दर्जन भर अधिकारी वहां डेरा डाले हुए हैं और 24 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। निश्चित तौर पर सरकार, हालात वहां सामान्य हो रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, अब जिनके पास कुछ बचा नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, जहां आज मुख्यमंत्री जी स्वयं राजनीतिक दलों से भी अपील कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि शांति बनाने में वो लोग भी अपना अपना सहयोग दें। ये प्रदेश सबका है, प्रदेश एक पार्टी का नहीं है, प्रदेश सबका है। तो सबको चाहिए कि राजनीति पर, ऐसे हालात पर राजनीति की रोटी ना सेके, बल्कि हालात कैसे सामान्य हो इस पर चर्चा करें, इस पर सहयोग करें। उमेद सिंह जी, निशाना आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी की सुप्रीमो पर। देखिए, ये केवल निशाना लगाने के अलावा और इनको कुछ नहीं आता है। ये लोग केवल दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं। आज देखिए, आज चैनल में, आज के दिन पे आपके चैनल पे बहुत अच्छे और बहुत ही एक हमारे देश की गरिमा का पोस्ट है, IAS IPS और ऐसे ही महारथी बैठे हुए हैं वेल क्वालिफाइड।
आप पूछ लीजिए सबसे, वो बता देंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। जिस तरह से ये लोग खुद की सरकार है और ये विपक्ष से आशा करना चाहते हैं कि वो सब कुछ सही करेंगे, तो इनको बैठने का कोई हक नहीं बनता। आज एक दिन नहीं, आज बताइए 2 महीने की सरकार हो गई है, आज 3रा महीना चल रहा है इनका। आज ये केवल ट्रांसफर, ये केवल इतना कर लेते, पूरा प्रदेश इस चीज को बच्चा बच्चा समझ रहा है कि ये अपने नेताओं को केवल रोक लेते जिन्होंने आग लगाया। ये इनके सांसद और विधायकों और नेताओं के ऊपर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। ये केवल ठीकरा फोड़ रहे हैं, बार बार कोई अधिकारी को ट्रांसफर कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस को वहां से डीएम और एसपी को। ये कम से कम जब तक वो समझने की कोशिश करते हैं, इनके नेता समझने की कोशिश नहीं करते, तालमेल इनका बन नहीं पा रहा है। वो लोग सर मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि बीएसपी सुप्रीमो वहां पर क्या करने गई थी, उनके जाने के बाद कितने हालात सुधरे? नेता हम क्या करते हैं? आप हमारा पहले एक जवाब दे दो, हम लोग क्या हैं? हम सन्यासी हैं? सन्यासी तो हैं, वो तो सरकार चला रहे हैं, वो नेता में घुसे हैं, नेतागिरी में। हम तो नेता हैं ऑलरेडी। हमारे समाज के ऊपर अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, हम नहीं खड़े होंगे, जाएंगे। अगर यही पहले लेट गए तो लेट क्यों आए? पहले पहुंच जाते तो आके भड़का दंगा भड़का दिए। ये सब दोनों तरफ चट भी पट भी इनका। ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं कि कंट्रोल करें, ये इनका दायित्व है, ये विपक्ष का दायित्व नहीं है। मैं दिनेश जी एक कमेंट सभी मेहमानों से हो जाऊं, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। सरकार की जिम्मेदारी इस पर ज्यादा बनती है जवाबदेही की। एएल बनर्जी साहब हैं, आपके पास अनुभव है, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे की कमान उन्होंने संभाली है। सर ये जो परिस्थितियां सहारनपुर में देखने को मिल रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस जातीय हिंसा की आग में घी डालने की कोशिश की जा रही है? इसका उत्तर मैं इस प्रकार से दूंगा, इस सहारनपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे आपके टीवी चैनल से और अखबारों से जो पता चला वो है। आधिकारिक रूप से मैं ये कहूं कि मुझे सारी जानकारी है, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं या ग्राउंड से रिपोर्ट है, वो नहीं है जी। तो उन जानकारियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि 20 अप्रैल को, 2 मई को, 9 मई को और फिर कल जी, ये 4 मुख्य घटनाएं हुई हैं। और उसके बाद आपने आज बताया कि अभी तक हमें नहीं मालूम था, आपके स्टूडियो में ही आया हूं तभी पता चला है कि एक आदमी को आज गोली भी मार दी गई है। चलिए हम ये मान सकते हैं कि पहली घटना जो है वो अनायास हो गई होगी, ना पता चला होगा, असेसमेंट नहीं हुआ होगा कि किस प्रकार का ये भड़क सकता है, परंतु उस घटना के तुरंत बाद लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए था। इंटेलिजेंस की सोर्सेस को मजबूत हो जाना चाहिए था, ये पता लगा जाना चाहिए था कि कोई इस घटना से किनको फायदा है और कौन क्या करना चाहता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। एक दिमाग में बहुत क्लियर कट प्लान हो जाना चाहिए था कि हमें ये करना है और उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। मुझे लगता है वो कोई प्लान बन नहीं पाया, एक के बाद एक इंसिडेंट्स दुर्भाग्यवश होते गए और उसके बाद फिर स्थिति ये जो आज की स्थिति है वो ये हो गई है। वहां पे अब जो एसपी और डीएम थे उनको हटा दिया गया है, डेफिनेटली नए लीडर्स भेजे गए हैं, मगर जो मौजूद थे उन्हीं को वहां पर कर लेना चाहिए था। ये वाली जो कल की जो स्थिति है वो डेफिनेटली नहीं आती अगर वो पहले से सतर्क हुए होते। ठीक है, श्रीधर पाठक जी मैं आपके पास आता हूं। सर मैं आपके पास आता हूं। सर ये बताइए कि अधिकारियों के तबादले के बाद हालात में कितना सुधार की उम्मीद आप करते हैं? ये तबादला जरूरी था, यानी ये तो फिर माना जाए कि सरकार खुद मान रही है कि हमारे अधिकारियों की नाकामी थी ये? अधिकारियों के तबादले से हमेशा एक शून्य पैदा हो जाता है, क्योंकि जो भी नया अधिकारी जाता है उसको सबसे पहले तो अपने विश्वसनीय लोग तैयार करने होते हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि वहां पर बहुत ही उच्च स्तर के अधिकारी वहां मौजूद हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से कोई ऐसी कमी पाई होगी जिससे कि उन लोगों ने ये चाहा कि ये हटें और दूसरी लोग टीम आवे। अब जो दूसरी टीम जाएगी वो और प्लस उनके जो वरिष्ठतम अधिकारी वहां मौजूद हैं निश्चित रूप से इस स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी के कंट्रोल में न आवे। हम समझते हैं पुलिस ने शुरुआती दौर में जो लापरवाही कर दी ये सब उसका खमियाजा है, नहीं तो पुलिस खूब अच्छी तरह जानती है कि स्थिति को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और यही पुलिस पहले कंट्रोल करती रही है।
तो सहारनपुर में कोई ऐसी खास बात नहीं हो गई है कि ये सब कंट्रोल के बाहर चला जाए और जातिगत हिंसा भड़कने लगे। इस हिंसा को भड़कने के पहले ही इसका नटुआ दबा दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें स्थानीय पुलिस असफल रही है। सर, इसीलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है। कैप्टन द्विवेदी सर, मैं आपके पास आता हूं। तकरीबन 21 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, 4 बार ये जातीय संघर्ष की घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद फिर इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो इस पर नाकामी का ठीकरा प्रशासन पर अगर ना दिया जाए तो क्यों ना दिया जाए? देखें, जैसा कि अभी हमारे डीजीपी साहब ने और पाठक साहब ने बताया अपने अनुभवों के आधार पे जी कि बहुत स्पष्ट प्राविधान है प्रिवेंटिव एक्शंस के। पहली घटना जो 20 अप्रैल को हुई जी, वो एक्सेप्टेड है, लेकिन उसके बाद उसका रिपीटिशन का रिपीटिशन ये निश्चित रूप से जिला प्रशासन की नाकामी है। यदि समय रहते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इंक्लूडेड एक्शन ले लिया होता, 151 सीआरपीसी में लोग मास स्केल पे पाबंद कर दिए गए होते, तो आई एम वेरी श्योर। और दूसरा ये होता है कि हर थाने लेवल पे शांति कमेटियां बैठी होती हैं। वहां जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि वर्ग विशेष को प्रशासन में विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए रह रह करके ये घटनाएं हो रही हैं। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष है और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब रखता है। हम लोग लंबे समय तक जिला प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े रहे हैं और इससे भी बहुत गंभीर घटनाओं को कंट्रोल किया है, चाहे वो इलाहाबाद रहा हो, चाहे वो बनारस रहा हो, चाहे वो मेरठ के दंगे रहे हो। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यदि किसी नेता विशेष के विजिट से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही थी जी, तो उसको रोका जा सकता था। हम लोगों ने बॉर्डर पे बड़े बड़े, इससे बड़े नेताओं को रोका है और रोक के वापस किया है। दूसरा ये था कि पीस मार्चेस करने चाहिए थे, फ्लैग मार्चेस करने चाहिए थे बहुत छोटे एरिया में। ये भी नहीं है कि इस जो अशांति का एरिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा फैला हुआ एरिया है। इसको कंट्रोल करने के लिए इतनी ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए थी कि गृह सचिव और एडिशनल डीजीपी को जाने की जरूरत पड़े। ये तो मैं शुद्ध रूप से प्रशासन की नाकामी मानूंगा। यानी आपको लगता है कि शुरुआती स्तर पर लापरवाही बरती गई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज के दिन तक ये जातीय संघर्ष जारी है। राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर किसे जिम्मेदार मानती है कि इस चूक का, प्रशासनिक चूक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? देखिए, ये तो अभी हमारे 3 पूर्व अधिकारी अपने विचार रखे हैं। उन्होंने तीनों के तीनों ने ये माना है कि प्रशासन की चूक है। और जब इतनी बड़ी घटना हो जाए तो इसमें प्रशासन नहीं, शासन जिम्मेदार होता है। जब हमारी पार्टी की सरकार थी तो कोई छोटी मोटी आपराधिक घटनाएं हो जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जुमला बोलते थे और वो रट रखा था उन्होंने कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा, जंगल राज इसे कहते हैं जो आज सहारनपुर में है। लोग बंदूक और राइफल लिए तलवार लिए घूम रहे हैं सड़कों पे और ये पता नहीं कब किस पर कौन हमला कर दे। लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे अपने आप को, घरों से निकलने में डर रहे हैं और रोजाना घटनाएं हो रही हैं। अभी अभी जो आपने कहा, हमारे अधिकारी महोदय कह रहे थे कि इसमें LIU का फेल्योर है, बहुत बड़ा जिला प्रशासन का फेल्योर है। LIU किस लिए होता है? जो 5 मई को जुलूस निकाला गया महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर, वो बिना अनुमति के निकाला गया, उसमें प्रशासन ने सख्ती नहीं की। अगर प्रशासन ने उसी दिन सख्ती की होती और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करके जेल भेज दिया होता और जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद की होती, उनके साथ प्रशासन खड़ा हो गया होता, तो स्थिति आगे ना बिगड़ती। 55 घर जला दिए गए दलितों के वहां पे। जब दलितों ने इसका विरोध किया, उनके मोहल्ले के सामने से निकल रहा था जुलूस, आपस में नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, उनके 55 घर जला दिए गए और फिर वो भटकते रहे, उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर दलितों ने प्रदर्शन की इजाजत मांगी सहारनपुर में, तो उनको इजाजत नहीं दी गई। बिना इजाजत के वो सहारनपुर में इकट्ठे हुए, फिर वहां पे आगजनी हुई, पथराव हुआ, उसके बाद उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मतलब एक लोकतांत्रिक आवाज को अनसुना किया जा रहा है और ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। इस सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। और असली बात, झगड़े की जड़ अब ये है सहारनपुर में, जो
जो लोगों का अविश्वास आपस में कायम है, वो विश्वास कैसे लौटाया जाए। लोगों को आपस में भी विश्वास नहीं है और लोगों को सरकार के ऊपर भी विश्वास नहीं है। दिनेश सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि विपक्षी पार्टियों को मौका भी आप ही लोग दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर और निशाना साधा जाए सरकार पर? क्यों इस तरह की गलतियां हो रही? देखिए, जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उनकी राय आपने सुनी, उन्होंने माना कि कहीं नहीं कहीं प्रशासनिक चूक है, लेकिन जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अनभिज्ञ हैं वो सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीतिक रोटी प्रशासन का मतलब सरकार ही होता है। दिनेश जी, जरा सा मैं आपके पास फिर आप बोलिएगा अभी। प्रशासन को बाहर की इकाई नहीं है। मैं आपके पास 2 मिनट आप करिए ना। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चूक हुई है और जिससे चूक हुई उसकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है। एक एक करके हम अपने दोनों राजनीतिक दल के नेताओं को जवाब देना चाहते हैं। हमारे जो अभी बसपा के साथी बोल रहे थे प्रवक्ता, वो कह रहे थे स्थानांतरण से कुछ नहीं होता है। निश्चित तौर पर अगर आप अपने काम को करने में असफल हो रहे हैं तो आपको वहां रखा नहीं जा सकता है। ये हमारे सारे अधिकारी भी अभी कह रहे थे। और कम से कम इस सरकार में ट्रांसफर में पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं ना। ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल तो नहीं चल रहा है, कोई व्यापार तो नहीं हो रहा है, इसलिए आप क्षमा करिएगा। दूसरी चीज, जो राजनेताओं के दौरे होते हैं वो हालात पर मरहम लगाने का काम करते हैं। क्या आपकी पार्टी की नेता वहां हालात पर मरहम लगाने गई थी या घावों पर आप नमक छिड़कने का काम करने गए थे? इसलिए आप देखिए दो चीजें। नंबर नहीं, वो चाहते थे कि अगर ऐसा भी करते तो नया नाटक, क्योंकि अब ये लोग तीनों पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में हैं पूरी तरह से अपने जनाधार को खो चुकी हैं। वो मौके तलाश रहे हैं कि हम कैसे राजनीति करें। नंबर एक। दूसरी चीज, हमने जनाधार खो दिया, दूसरी चीज अभी आपके सवाल का जवाब जाति दंगे हो रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और वो लोग जो सिर्फ जातीय दंगा फैलाकर 5 साल सत्ता में रहे, राजनीति किए, उनके सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज, आप कह रहे थे, अभी आपने कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि उत्तर प्रदेश में हम कहते थे दंगे पर दंगे होते रहे, हम कहते थे जंगल राज है। एक चीज मैं आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, एपीएन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब जंगल को समाप्त किया जाता है, जंगल के राज को समाप्त किया जाता है, तो उसमें जो जंगली जानवर होते हैं ना, वो फिर निकलकर सड़कों पर आते हैं। वही हालात जो ठीक किए जा रहे हैं, जंगल राज को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। अभी ये जंगली जानवर जो जंतर मंतर सुनिए, वो जानवर है जो हालात को खराब। मैं भाटी जी नारे लगा रहे हैं, भाटी जी जंगली जानवर कहेंगे। भाटी जी जरा सुनिए, नहीं, जंगली जानवर कह रहे हैं आप, जरा सुन तो लीजिए। नेता जंगली जानवर जरा सुन लीजिए ना, जंगली जानवर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्पष्ट करिए। मैं बता रहा हूं ना, पहले सुन लीजिए, अगर स्पष्ट ना हो तब सवाल खड़ा करिए। वो जंगली जानवर वो हैं जो शांति नहीं चाहते हैं, जंगली जानवर वो हैं जो हालात को। तो सर, जब आपकी सरकार जानती है कि कौन लोग हैं जो हालात को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, दिनेश सिंह जी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है। आज 24 लोग, कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं जो शांति चाहते हैं, सर, जो अमन चैन नहीं पर आप चाहते। आरोप लगा रहे हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन हो रहा है, क्या कार्रवाई? और देख लीजिए। और क्या एफआईआर, आपने 24 एफआईआर का जिक्र कर दिया, 24 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, आपने क्या कार्रवाई की? जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जो असामाजिक, सर, उन लोगों पर कार्रवाई की नहीं करते हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और आप भी मान रहे हैं ये बात। और ये योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि कानून का राज स्थापित हो, और उत्तर प्रदेश में आपके चैनल के माध्यम से कैप्टन द्विवेदी जी, चाहता हूं कि कैप्टन द्विवेदी जी, स्थापित होकर रहेगा। क्या इस तरह से कानून का राज स्थापित होगा? क्या इस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? इन तर्कों से क्या बचाव हो सकता है? मैं सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी, मैं आपसे इस बात का जवाब चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जंगल राज की स्थिति हमारे शासन के दौरान कही जाती थी, लेकिन जंगल राज आज भी कायम है। लेकिन आज भी कायम नहीं है। सियासत कौन कर रहा है? सर, इस मुद्दे पर क्या सियासत होनी चाहिए? क्या अपील का असर कुछ आपको नजर आ रहा है? देखिए, सियासत कोई नहीं कर रहा इसमें। अगर बहन मायावती वहां गई हैं, सियासत नहीं है, ये उनके आंसू पहुंचने गई हैं। जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों के घर जलाए गए हैं, उनके आंसू पहुंचने नेताओं को जाना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या उन्होंने राहत पहुंचा दी? वहां पर मिलकर आई, उनकी आर्थिक मदद भी करके आई। ये तो जवाब बसपा के प्रवक्ता देंगे, मेरा काम नहीं है ये जवाब देना। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सहारनपुर में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री मौन बैठे हैं। सहारनपुर धू धू करके जल रहा है और मुख्यमंत्री मौन बैठे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है।
ये अपनी जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर कब तक डाले जाएंगे? ये जिम्मेदारी हमारी कानून व्यवस्था संभालने की। उमेश सिंह जी, ये शांति नहीं चाहते। उमेश सिंह जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो समाजवादी पार्टी तो मांग कर रही है कि अब मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। आपकी पार्टी को भी लगता है ऐसा? मैं निश्चित बिल्कुल मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं और मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं, ऑब्जेक्शन करता हूं। आपकी आवाज भी कट रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था जी। लेकिन ये जो अभी इन्होंने बताया कि वो पैसे दे के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो रही है, आपने सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं। पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग को यही मुख्यमंत्री जी कहे थे कि हमारे उसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगा। आज जो है इन्होंने सबसे ज्यादा ट्रांसफर और पोस्टिंग डेली 100 और 60 और 100 के आंकड़े पे पर डे कर रहे हैं। उसके बाद भी ये जो है आज तक कोई जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई लाइन ऑर्डर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप लोगों का ये जुमलेबाजी, झूठ, फरेब, केवल यही जो है नीचे से ऊपर तक का आदत पड़ गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि पहले की सरकार पैसा लेके करती थी, वो आज के फ्री में कर रहे हैं। हम इनके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि आज ये भी जो है उसी ट्रांसफर पोस्टिंग का बिजनेस शुरू कर दिए हैं कि उसी का नतीजा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल, आज सिंगल मर्डर होता था तो ये जंगल राज कहते थे, आज डबल मर्डर हो रहे हैं। आज डेली कम से कम 5 से 10 हत्याएं डेली जो है लूट और डकैतियां हो रही खुलेआम। आज एक पैसा, ये लोग अगर किसी के शहादत में जाते हैं, किसी के दुख में जाते हैं, तब पर भी एयर कंडीशन, एसी और ये लेके लगवा रहे हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं ढोंग की तरह बताए हैं। उसको कहने में मुझे जरा सा गुरेज नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये समय हम अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं, अनुशासन में बोलते हैं। इन लोगों की आदत पड़ गई है उल्टा बोलने की। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए दिनेश सिंह जी। अब आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट, ठीक है सर, अब जवाब तो ले लीजिए। आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट देने का काम कौन करता है? इस देश में सर्टिफिकेट देने का काम पार्टियां नहीं करती हैं। सर्टिफिकेट देने का काम देश की और प्रदेश की जनता करती है। उस सर्टिफिकेट देने का काम आपको किया, और अभी की सरकार थी जो गई, उसको भी सर्टिफिकेट देकर उसको बाहर कर दिया। और जरा सुनिए, वही नतीजा जरा आप सुन लीजिए, जो आपको अभी गोवा और पंजाब थोड़ा सा धैर्य रख पाएंगे कि नहीं? 15 साल पहले आपको भी भगा दिया। ठीक है उमेश सिंह जी, सुन लीजिए, मैं आपके पास दोबारा ना सुनने की क्यों बीमारी हो गई? झूठ का पुलिंदा था, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, पब्लिक बीच में बोला कर रही है। अरे जरा सुनिए, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। आपको बीमारी है गलत बोलने की। आप डिबेट अच्छा खासा हो रहा था, एक अच्छी बात हो रही थी। उमेश जी, मैं आपके पास दोबारा पार्टी का प्रवक्ता बन जाऊं तो अच्छा बोलूंगा। आपको अपनी बात कड़वी लगती है, इसलिए मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात अभी हाल में आपके पार्टी से निकाले गए एक कद्दावर नेता कर रहे हैं। आप लगाइए ना, अभी कल तक आपके साथ थे कि कैसे पैसे बंटवारा का काम। हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके पार्टी के कद्दावर नेता बोल रहे हैं। सर, अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, कृपया करके माफी चाहूंगा दिनेश सिंह जी और उमेश सिंह जी, आप दोनों से। सर, हम सहारनपुर के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर क्या उपाय किए जाने चाहिए, उस पर सहयोग किस तरह से हो सकता है, इस पर बात कीजिए, है ना। गले मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। अभी आप बताएंगे, आप है ना सर, आप उधर आरोप लगाएंगे, इधर से उधर आरोप लगाए जाएंगे। हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है। कैप्टन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। कैप्टन द्विवेदी जी, अगर पुलिस प्रशासन चाह ले तो क्या ये मुमकिन है कि 20 से ज्यादा दिन गुजर जाने के बावजूद भी हालात पर कंट्रोल ना हो पाए? देखिए, अगर प्रशासन चाह ले तो 24 घंटे के अंदर इससे भी ज्यादा गंभीर घटनाएं कंट्रोल हुई हैं, और आप ये देखिएगा कि ये घटनाएं कंट्रोल हो जाएंगी। ये जरूर है कि शुरू में जो रिएक्शन होना चाहिए था जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का, वो समय पर नहीं हुआ। LIU का फेल्योर रहा, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट टाइम से इनपुट्स नहीं आए, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। और अभी इस बात की आवश्यकता है कि लार्ज स्केल प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाएं। आवश्यकता पड़े तो दोनों पक्षों के जो मेन रिंग लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, और जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय सुरक्षा NSA की भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस प्रकार की चीजों को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन या प्रदेश सरकार का गृह विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको कंट्रोल करने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, केवल लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए कि प्रशासन निष्पक्ष है और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहा है। नहीं तो ये मैसेज कैसे जाएगा? AL बनर्जी साहब, जो कैप्टन द्विवेदी जी ने जो उपाय बताए हैं, आप कुछ और सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं
एक तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा नियत होनी चाहिए जी। नियत होगी तो हम कर लेंगे। वी शुड डिसाइड कि ये हमको आज कंट्रोल करना है, 24 घंटे में कंट्रोल करना है, 48 घंटे में कंट्रोल करना है। नंबर 2, फिर उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम एक युद्ध स्तर पर ये तय करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। बहुत आसान से तरीके हैं। हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। जो भी मुकदमे लिखे गए हैं उनकी त्वरित गति से विवेचना करते हुए जो जो वांटेड हैं, सही में वांटेड हैं, यह नहीं कि जबरदस्ती जिनके नाम लिखवा दिए गए वो, उनको गिरफ्तार करना है और प्रशासन के साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये दिखाना होगा कि हम फेयर हैं। चौथी बात, हमें जैसे इन्होंने कहा था पहले फ्लैग मार्च, हमें उनकी वो दिखाना पड़ेगा, उनको ये समझाना पड़ेगा कि हम मौजूद हैं, हम उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल स्तर पर जो पीस कमेटी हैं उनको बुला के उनसे बातचीत करना, उनसे समझना और उनकी दिक्कतों को दूर करना, ये बहुत आवश्यक है। और जो मनमुटाव हो रहा है, किस कारण हो रहा है, जिनको फायदा पहुंच रहा है उनको उठा लीजिए। और जो मनमुटाव है आम नागरिक का तो नहीं होता है, ये तो जबरदस्ती कोई ना कोई है इसमें। मेरा ये मानना है। तो अगर हमारी नियत है कि हमको कंट्रोल करना है तो हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। श्रीधर पाठक जी, अब आपको ये नियत नजर आ रही है कि आप कंट्रोल हो पाएगा, जैसा बनर्जी साहब भी कह रहे हैं? वो ठीक से काम नहीं हुआ, इसीलिए तो शासन ने दोनों अधिकारियों को हटाया। अब नए अधिकारी गए, ये नई टीम डेफिनेट ठीक काम करेगी, क्योंकि गाइडेंस देने के लिए वहाँ अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। और 20 दिन से ये कार्रवाई हो रही, अब तक कम से कम 20 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद कर दिया जाना चाहिए था। कुछ एक पर गैंगस्टर लगाया जाना चाहिए था। और इंडियन पुलिस एक्ट 1861 की धारा 15, 16, 17 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश शासन दोनों को मिलकर के कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाई आजादी के बाद से कहीं नहीं हो रही है और इसी कारण ये सारे दंगे होंगे होते हैं। अगर इन 3 धाराओं के तहत कार्रवाई कर दी गई, फाइन सामूहिक रूप से लगा दिया गया उन लोगों पर जिन्होंने ये उपद्रव किए थे, तो ये निश्चित रूप से दूसरे जिलों पर भी इसका असर पड़ेगा और कानून व्यवस्था पूरी तौर पर ये शांति स्थापित हो जाएगी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा, आई एम सॉरी, वो ये है कि जो भी र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, जो कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसको रोकने के लिए प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को दोनों को आगे आना पड़ेगा। वो हमें हर हालत में जो भी कि यहाँ हो, ये हो गया, वहाँ वो हो गया, आप सच्ची घटना का ब्यौरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। र्यूमर मॉन्गरिंग कहाँ पर दिक्कत हो रही है? क्या अनुभव की कमी आप देख पा रहे हैं कि अनुभव की कमी के चलते निश्चित तौर पर तमाम जो पैनलिस्ट हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, वो तो सुझाव बता रहे हैं कि आप ये रास्ता अपनाइए, देखिए स्थिति सही हो जाती है। निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हुई और जिसकी वजह से हालात बने और उसी को सुधारने के लिए वहां जो तत्काली थे उनका भी स्थानांतरण किया गया। और पहली बार मुझे लग रहा है, मुझे जहां तक जानकारी है कि एक मुख्यमंत्री भी दूसरे दल से अपील कर रहे हैं। अभी तक लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे दलों और वहां के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वहां के शांति के वातावरण को बनाए रखने में अपना सहयोग दीजिए। ये सामान्य सी बात नहीं है, लोग तो रोटी सेकने लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसमें आप सहयोग कीजिए। हम तो सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं। हम किसी को जाति धर्म और मजहब में तो बांट कर राजनीति करते नहीं है, लेकिन लोगों को अवसर मिल रहा है किसको कैसे सबर बनाम दलित कर दिया जाए, और यही काम करने का काम कर रहा है। तो सर ऐसे लोगों पर जिक्र आप कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की पहले निवेदन किया जा रहा है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आप क्या समझ रहे हैं? और कार्रवाई करने के लिए जो अच्छे अधिकारी वहां भेजे गए हैं, आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर परिणाम भी आएगा। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, जो सहयोग की बात दिनेश सिंह जी भी कर रहे हैं कि ये पहला मौका है, शायद मुख्यमंत्री इस तरह से अपील कर रहे हैं, इस अपील का असर भी तो होना चाहिए। आखिर क्यों सियासत हो रही है? पहले समस्या का निपटान हो जाए, राजनीति के लिए तमाम मुद्दे पड़े हैं, करते रहिए खूब। मुख्यमंत्री जी की अपील में एक असहायता निस्सहायता जो झलकती है कि असहाय हो गए हैं मुख्यमंत्री। और जो अभी हमारे तीनों अधिकारियों ने कहा कि फ्लैग मार्च निकाला जाए, एनएसए लगाया जाए, कानून का सख्ती से प्रयोग किया जाए, मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि खाली सख्ती करने से शांति स्थापित नहीं होती है, कई बार स्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। विश्वास जीतने की जरूरत है, जनता का विश्वास जीता जाए, शांति समितियां बनाई जाएं, राजनीतिक लोग वहां जाएं, राजनीतिक तरीके से इसको निपटा जाए, दोनों पक्षों से बात की जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि झगड़ा बढ़े, लेकिन जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी का शासन है
और जिस तरह की सोच है और जिस तरह कुछ लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों को खुली छूट दी जा रही है गुंडागर्दी करने की सड़कों पर, हमें डर ये है, हमें इस बात की आशंका है कि ये झगड़ा बाकी जिलों में भी फैल सकता है। अभी एक वर्ग नहीं तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ पहल की गई है? आपने जिक्र बहुजन समाज पार्टी का तो कर दिया कि सियासत करने के आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। आप लोगों ने कोई पहल की कि सहारनपुर पहुंचते कुछ वहां पर हमारे लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश लोकल यूनिट है वो लगातार संपर्क में है। हमारी पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है। हमारी पार्टी में लेकिन से संपर्क किया गया? कुछ हमारी पार्टी में सवर्ण वर्ग भी, जो सामान्य वर्ग है वो भी जुड़ा हुआ है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने अधिकारियों से बातचीत की है, स्थानीय लोगों को अपने संपर्क में लिया है, किनसे बातचीत हुई है? क्या कुछ आप अधिकारियों का तो अभी यही पता नहीं लग रहा कि किस अधिकारी को रहना और किसको हटना है। अभी तो पहले शासन ये तय कर ले। उमेश सिंह जी, सिर्फ इस बात से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है विपक्षी पार्टियों की भी क्या, कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार निपटे, हमारा काम है सवाल खड़े करना, हम सवाल खड़े करते रहेंगे? कभी नहीं, ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए सत्ता पार्टी को। आज आप इससे पहले देखें, हमारे सारे अधिकारी और सब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सब बहुत अच्छे पोस्टों पे और रहे हैं। देखे हैं सरकार 2007 की, आप लोगों को काम करने का कितना बढ़िया मौका था, कितना मौका। कोई बसपा का, हमारे बहन जी के मुख्यमंत्री काल में कोई पदाधिकारी जाकर के इंटरफेयर नहीं करता था किसी अधिकारी के पास। अगर कभी कहीं कोई घटनाएं हुई तो 24 घंटे के अंदर वो जेल गया है। तो सर ये बात आप लोग जनता को नहीं समझा पाए, जनता ने क्यों नकार दिया? नहीं भाई, जनता देखिए, जनता किसी को नकार नहीं, जनता सबको नकारती है और लाती है, वो चेंज करती रहती है और अच्छा है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि हर 5 साल बाद बदलते रहें, ये अच्छी चीज। आज इनको सर कुछ कमियां, कुछ नाकामियां रही होंगी, आने दिया सर जनता का ये फैसला जो भी आदेश आया, रही होंगी, ये कुछ कमियां तो रही होंगी ना? निश्चित रही होगी कुछ, बिल्कुल मैं मानता हूं। कुछ चीज पसंद नहीं आया होगा जिसके लिए हटाया, और ये नंबर लगा हुआ है। हम लोग फिर बहुत अच्छे तादाद में, आप देखिएगा इसी 4 साल के अंदर क्या हालात होते हैं। आज 15 साल तक नहीं आने दिया तो कमियां जरूर थी इनके अंदर भी। तो ये नंबर आज जहां पे इनकी सरकार देखे हैं, जहां गोवा और यहाँ पे आपको पंजाब में देखे, वहां नकार दिया। आज पब्लिक नहीं नकारा है। आज यहाँ बहुत साल हो गया था, मौका मिला है। वो भी किस पे मिला है? गौ हत्या बंद हो जाएगी, रात स्लाइटर हाउस। सर ये जनता के जनादेश का अपमान तो कम से कम मत कीजिए। एक तरफ कहते हैं कि जनता का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, ये सवाल उठाना होगा। जनता का अपमान नहीं है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम वापस अपने मुद्दे पर ही लौटते हैं। ये पूरे हिंदुओं के साथ धोखा है कि राम के नाम पे, गौ के नाम पे वोट लेना, ये धोखा है हिंदुओं के नाम पे। सर ये कोई अपमान नहीं है, मैं जनता का सम्मान करता हूं। ये सर्टिफिकेट बहुजन समाज पार्टी देगी ना क्या? और ये सर्टिफिकेट कितना मान्य होगा? अगर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का सर्टिफिकेट देता है, हमारा इससे इन्हीं से पूछ लो। अगर ये बातें गलत है तो सर्टिफिकेट, ये मंच सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है ना उपलब्धियां बताने के लिए है। जरूरत होगी सरकार के अच्छे कामों की तो उपलब्धियां भी बताते हैं, जहां पर कमियां हैं उसको हम ज्यादा प्रमुखता देते हैं ताकि उसका निराकरण हो सके। आज ये लोग हमको तो लगता है कि ये लोग जिस तरह से उलझा रहे हैं, आप इनको बताइए, इनसे पूछने की बहुत जरूरत है। जब महाराणा प्रताप जी के कार्यक्रम में परमिशन नहीं मिला था तो कैसे कार्यक्रम हुआ, कैसे जो है कहां से शासन जो है, कहां ठीक है, इस पर हम दिनेश सिंह जी से जवाब देंगे। आप इसके बारे में लेकिन एल बनर्जी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आज मुख्य कहां से स्टार्ट हुआ है? सर आपको नहीं लगता कि ये तमाम परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार होती हैं कि जिनमें कुछ राजनीतिक दल अगर ये बात कहते हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आप ये बात क्यों नहीं करते हैं कि अगर 2 जातियों के बीच में अगर संघर्ष हुआ है, हम दोनों पक्षों को आपस में बिठाकर सुलह कराने की कोशिश करेंगे, विवाद का निपटारा करेंगे, बजाय ये तो आप उकसाने की राजनीति कर रहे हैं। एल बनर्जी साहब। हाँ, आपका आखिरी हिस्सा सुनाई नहीं पड़ा सर। मेरा सवाल ये है, हम ये क्यों ना माने कि राजनीतिक दल उकसावे की राजनीति कर रहे हैं? एक पक्ष कहता है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर 2 पक्षों के बीच का विवाद है, दोनों पक्षों के लोगों को बिठाइए, उनसे बातचीत कीजिए, सुलह का रास्ता निकालिए, वो ज्यादा बेटर है। या फिर आप ये कह देते हैं कि भाई इस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, राजनीति कौन कर रहा है फिर? देखें, ये इसका जो राजनीतिक पहलू है, आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि इट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। जो जितना हिस्सा होना चाहिए, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक जगह पे आके, भले ही वो पीस कमेटी हो या यहाँ पर की मीटिंग हो रही हो या ये तय करना हो, सबको एक जगह पे आके वहां पे
शांति व्यवस्था बहाल करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और भारत में इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं। आप देखिए, मिजोरम में इतना बड़ा इंसर्जेंसी चल रहा था, वहां पे बाकायदा लालडेंगा जो इंसर्जेंट था उससे क्या कहते हैं पैक्ट होने के बाद वहां पे सारी चीजें नॉर्मल है। पंजाब में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वहां एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ये निकला कि लोंगनवाल राजी रिकॉर्ड हो गया, उसके चलते वहां इलेक्शंस हुए, बाकायदे सारी धीरे धीरे सब शांति हो गई। तो ये समस्या तो उतनी बड़ी है नहीं कि किसी इतने बड़े आदमी को आना पड़े। ये तो वो लोकल स्तर पे ही जो प्रशासन है और यहाँ से जो सीनियर अधिकारी गए हैं वो वहां के लोकल लोगों को मिला के बड़े आराम से इसको सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मगर उनकी नीयत होनी चाहिए। और बाकी जो हम लोगों ने बात की है कि प्रशासनिक आधार पर और पुलिस के आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, और उसके साथ साथ पैरेलल रूप में ये बातचीत हो, शो ऑफ फोर्स हो, तो हम इसको संभाल सकते हैं। ठीक है, संभल जाएगा। दिनेश सिंह जी, एक जो चर्चा के दौरान ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो खुफिया एजेंसियों का जो फेल्योर है ये सामने नहीं आता, क्या तालमेल सरकार और एजेंसियों के बीच में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार और कहीं प्रशासन में तालमेल की कमी ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज मैं मान रहा हूं कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि एक घटना हो गई, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जो हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई और उसके जो जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई भी की गई। आज नए जिला अधिकारी जिनकी नियुक्ति हुई है तत्काल स्टेट प्लेन से वहां पहुंच चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी संभाल लिए हैं, जल्दी हालात सामान्य होंगे। और दूसरी चीज, हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के साथी बार बार एक प्रश्न पूछ रहे थे, कह रहे थे कि बार बार 5 साल में सरकारें इसीलिए बदल जाती हैं। सरकारें 5 साल में बदल नहीं जाती हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप 10 साल भी रहते हो, 15 साल भी रहते हो, 20 साल भी रहते हो। और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो ये काम बाखूबी से कर रही हैं। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए। और दूसरी, आपने कहा गोवा में क्या हालात हो गए, गोवा में आज सरकार किसकी है, जरा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आपकी स्थिति कहां है? आप उत्तराखंड में कहां हैं? आप दिल्ली के चुनाव में कहां हैं? योगी सरकार से जवाब मांग रही है, वो गोवा सरकार के पास नहीं जाएगी, वो मिजोरम का रुख नहीं करेगी। सवाल गोवा तक उठा दिए। मेरा सवाल ये है कि क्या खुफिया एजेंसियों और सरकार के बीच में तालमेल की कमी है? क्यों इनपुट नहीं मिला सरकार को? आप कह रहे हैं कि अगर पहली घटना हुई है प्रशासनिक चूक है, चौथी बार जातीय संघर्ष हुआ है पिछले 3 सप्ताह के बीच, तो इसका मतलब है, यही मैं कह रहा हूं ना। आपने कहा, अभी लोगों ने कहा कि नेताओं को रोका जाना चाहिए था अगर हालात बिगड़ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा एक बार ये होती कि अधिकारी जा रहे हैं कि शायद वो मलहम लगाने का काम करें, लेकिन वो जा रहे हैं मरहम लगाने का काम नहीं, नमक छिड़कने का काम करें, तो निश्चित तौर पर अगली बार अगर कोई अधिकारी, कोई भी नेता इस तरह के हालात को बिगाड़ने की जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। सर, इतने दिनों तक सरकार के कानों तक सहारनपुर की पीड़ा नहीं पहुंची थी क्या? नहीं, लोग तो चाह रहे थे। सहारनपुर सुलग रहा है 21 दिन बाद, अब अचानक जब हालात बिगड़ते हैं तब सरकार पूरी तरह से एक्शन में भी आती है, तबादले भी कर देते हैं, मुआवजे का भी ऐलान हो जाता है, फिर गंभीरता दिखाई जाती है। क्यों हम मौका देते हैं परिस्थितियों को बिगड़ने का? ये पहली सरकार है जो पहले दिन से आपको गंभीर दिखती है। कोई भी घटना हुई है, घटनाओं का हो जाना कभी कभी ऐसा है, दुर्भाग्य होता है। लेकिन तमाम वरिष्ठ अधिकारी वो कह रहे हैं कि अगर प्रशासन चाले 24 घंटे के अंदर व्यवस्था सुधर सकती है लॉ एंड ऑर्डर की। नहीं, आप देखिए कहीं भी घटना हो, चाहे वो मथुरा की घटना हो चाहे सहारनपुर की, आप देखिए कैसे शासन और प्रशासन स्तर पर चुस्ती और फुर्ती दिखाई गई। ऐसा नहीं है। बाकी हम जो लोग हम तो आपको कह रहे थे ना, आरोप लगा रहे थे कि 5 साल तक सिर्फ नंगा नाच हुआ कानून व्यवस्था के नाम पर। आज वो कृपया करके वो लोग हमको सर्टिफिकेट ना दें सर। उनसे अभी रामराज्य आ गया, निश्चित तौर पर रामराज्य है। और आप कह रहे थे आज तो उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं सर, तो शासन सत्ता पर योगी होना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है योगी को शासन करने के लिए। लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से उंगलियां उठ रही हैं, राजकुमार भाटी बार-बार उंगली खड़ी कर रहे हैं, यही रह गया उंगली उठाने का, कुछ बचा ही नहीं है। तमाम सवाल उठा रहे हैं। भाटी जी कहिए। नहीं, हंसी आती है दिनेश जी के तर्कों पे। चलो, योगी भोगी का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत त्वरित कार्रवाई कर रहा है, शासन बहुत त्वरित कार्रवाई कर रहा है। 20 दिन से हाहाकार मचा हुआ है। कल जो शब्बीरपुर में रैली हुई, उस रैली से जो लोग लौट रहे थे उन पर सुनियोजित तरीके से हमले हुए। जगह जगह लोग इकट्ठे बैठे थे हथियार लिए हुए, उनके ऊपर हमले किए गए। कहां सो रहा था प्रशासन, कहां सो रही थी इंटेलिजेंस, कहां LIU थी? मतलब एक मीटिंग हुई होंगी, पंचायत हुई होंगी, उनमें तय हुआ होगा, वो लोग ऐसे ही तो इकट्ठे हो नहीं गए थे। तो जब रैली थी, इतना तनावपूर्ण माहौल था, तो उनके रास्तों पे पुलिस तैनात की जानी चाहिए थी।
सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए थे, जो लोग लौट रहे थे उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। ठीक, मतलब लग नहीं रहा कि कहीं सरकार नाम की चीज है, कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज है, और वो जुमलेबाजी में जो है हमारे ऊपर उंगली उठा देते हैं। भैया हमारी सरकार गई, हमारे दिन गए, अब आपकी सरकार है, ठीक है, आप जवाब दीजिए। एल बनर्जी जी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब आपको पता था कि वहां पर एक सियासी दल की नेता पहुंची हुई हैं, रैली से लोग वापस लौट रहे हैं, उस दौरान इस तरह का अगर हमला किया जाता है, सुनियोजित हमला बता रहे हैं राजकुमार भाटी, सुनियोजित हुआ बाकायदा। ये भी तो प्रशासनिक चूक हुई ना, कि अगर आपको इस बात की जानकारी है कि माहौल बिगड़ सकता है तो सरकार को भी चौकन्ना रहना चाहिए था, प्रशासन को भी रहना चाहिए था। ये तो मौका खुद ही दिया गया ना। देखिए, ये वहाँ रैली होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये वहाँ के लोकल प्रशासन ने तय किया जी। क्या कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किस प्रकार जाएंगी, ये भी लोकल प्रशासन ने तय किया। उसके बाद जब उन्होंने ये सब तय कर लिया था तो यही तो हम लोगों ने यही कहा है कि अगर पहले से नियत सही होती, उन्होंने तय किया होता कि किस प्रकार से ये रैली होगी, लोग आएंगे, वहां से हटेंगे, ये संभव हो सकता है कि इस प्रकार का हो जाए, क्योंकि देहात का इलाका है, शब्बीरपुर जो है वो गांव है और बहुत लोग गांव में ही गांव से आएंगे और गांव को ही जाएंगे, कोई शहर का मामला नहीं है कि बड़ी भीड़ स्टेशन पे चली जाएगी, वहां से निकल जाएगी, या स्टेशन बस स्टैंड पे चली जाएगी, वहां से निकल जाएगी। तो उसके लिए संभव है कि वहां के पुलिस प्रशासन ने तैयारी कुछ की थी, मगर क्या की थी, चूंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मुझे केवल आपके न्यूज रिपोर्ट से, आपके चैनल से जो पता चलता है उसके आधार पर हम लोग जान रहे हैं। तो वहां पर असली में हुआ क्या है, उन लोगों ने क्या किया है, तो लगता है जो कुछ भी किया वो इनएडिक्वेट था, वो नाकाफी था। कैप्टन द्विवेदी साहब, एक फाइनल रिएक्शन मैं संक्षेप में आपसे भी चाहूंगा कि और क्या फौरी कदम उठाए जाने चाहिए। जो आपने कहा है कि शांति व्यवस्था अगर कायम करनी है तो हर मोर्चे पर काम करना जरूरी हो जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हालांकि प्रयास तो जरूर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं प्रयास से ज्यादा जरूरी यह है अक्षय, कि वहां लोगों में, दोनों समुदाय के लोगों में प्रशासन के प्रति कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्रशासन को हर वो कार्य करना चाहिए, हर वो स्टेप उठाने चाहिए जिससे लोगों में ये लगे कि प्रशासन निष्पक्ष है, वो किसी ग्रुप विशेष का या किसी जाति विशेष का पक्ष नहीं कर रहा है जी। दूसरा, अभी भी हमको प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़ेंगे। 151 सीआरपीसी है, 151 कहते हैं, जिसमें लोग पाबंद किए जाते हैं, बाउंड डाउन किए जाते हैं, जिसमें जहां भी शांति भंग की उसकी होती है उसकी सिक्योरिटीज रखी जाती हैं। तो गांववार आपको लिस्ट बना करके और इसमें प्रिवेंटिव एक्शन करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस घटनाओं की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों से जो मुख्य चेहरे रहे हों, अभी भी उनको पहचान करके उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा करके और आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा ये जातीय संघर्ष, यानी आपको लगता है सर कि जहां पर नरमी की जरूरत है वहां पर नरमी के साथ भी काम करना चाहिए और जहां पर सख्ती की जरूरत है वहां पर सरकार को, शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। श्रीधर पाठक जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने जिक्र किया था कि स्थानीय थानों पर एक पॉइंट बता दूं, स्थानीय थानों से जो शांति कमेटीज बनी होती हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। दोनों पक्ष के लोगों को बैठा करके नियमित रूप से उनसे संवाद करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की गलतफहमी फ्यूचर में ना हो। जो शांति की बात आपने की है जी, वो पीस कमेटीज होती है, उनका भी काम करना। श्रीधर पाठक जी, सर आपने कहा कि अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटे में स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन नियत होनी चाहिए। अब आपको नियत भी नजर आ रही है। दिनेश सिंह जी कह रहे हैं सरकार गंभीर है, स्थिति में जल्द सुधार होगा। उम्मीद कर सकते हैं लोग कि डरे नहीं, जो सहारनपुर में रहते हैं कम से कम? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असल में इसमें डीएम एसपी को ये चाहिए था कि वो शांति समिति की बैठक करते, और ये बैठक अगर घटनाएं हो रही हैं ये कंटिन्यूएशन में 2, 4, 6 बार भी हो सकती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दोनों अधिकारियों को सर्वदलीय बैठक राजनीतिक दलों की करनी चाहिए और उसमें उन्हें ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि परस्पर
इन लोगों में आखिरकार ये प्रतिद्वंद्विता कितनी दूर तक है, ये दोनों अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल जाएगी और उन्हें सहयोगी भी मिल जाएंगे। उमेश सिंह जी, खाली इस बात से काम नहीं चलने वाला जी, इस बात की उम्मीद नजर आ रही है जो श्रीधर पाठक जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो भी कम से कम थोड़ा आगे का रास्ता साफ हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही अनुभव ना होने से का ही ये नुकसान हुआ है। और यही अनुभव अगर होता तो आज ये नौबत नहीं आती। यही करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप के लगाने से बजाय काम करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, जिसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, राजकुमार भाटी मिलेगा। कुछ आप मशवरा देना चाहेंगे? 10 सेकंड। नहीं, बिल्कुल ये सुझाव सही है। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाएं, दोनों पक्षों का विश्वास जीतें। एक पक्ष को ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार हमारे साथ नहीं है, दूसरे पक्ष के साथ है, इसी से शांति कायम होगी। विरोधी पार्टियों को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ना, सरकार के साथ हैं, शांति कायम करने में सहयोग करेंगे, हमारी पार्टी साथ है। बड़े संक्षेप में सहारनपुर को जो नजर लगी है, कुछ वक्त पहले हमने देखा एसएसपी लव कुमार के साथ जो हुआ, उसके बाद दूसरे एसएसपी तैनात हुए, आज उनको भी हटा दिया गया। नजर किसकी लगी है और ये नजर हटेगी बुरी नजर? निश्चित तौर पर बुरी नजर भी हटेगी और बुरी नजर वाले भी हटेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ऐसा नहीं कि अनुभव की कमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुभव की कमी है, और वो लोग कह रहे हैं जिनके शासनकाल में दंगों का इतिहास है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे शासन में एक दंगा ना हो, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश को हमारी सरकार देगी। आप लिए उसके लिए आप चले सर, लोग इंतजार इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था में भी सुधार हो और सहारनपुर जो सुलग रहा है पिछले तकरीबन 20-21 दिनों से ज्यादा वक्त से, वहां की स्थितियों में भी सुधार हो और कुछ ठोस कदम उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सहारनपुर सुलग रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कदम उठा रहे हैं, माहौल को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है जो लगातार स्थितियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आखिर जो लोग हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है और जो असल गुनहगार हैं सहारनपुर के, उनको सामने लाया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस बात का इंतजार सूबे की जनता को भी है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।